हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 397th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to all my sponsors who make this show big, great, happening. Globus ITI Kamti, Licksters, the ice cream brand of Nagpur. Of course, Tricos, the chocolate brand, now going global, and of course, Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and Servicing Bala. Also, a big mention for Mohan Enterprises. बहरहाल, आज एक ऐसे थ्रेट के बारे में, एक ऐसी तकलीफ के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो शायद कोरोना वायरस से ज़्यादा हार्मफुल रहने वाली है। ये कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं नागपुर की जानी मानी डॉक्टर जो शायद इस पूरे कोरोना काल में बराबर सो भी नहीं पाई हैं, क्योंकि 24 घंटे ये लगी हुई हैं उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। 5000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक करने वाली नागपुर की डॉक्टर हर्षा छंगानी। हेलो मैम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू राज की बात। मैम, 397th एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। एक और थ्रेट, एक और खतरा नागपुर शहर को, और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक कहते हैं, द ब्लैक फंगस। क्या है मैम, ये पूरा समझाएं। ब्लैक फंगस जो है, इट इज़ एक्चुअली नोन एज म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो डिजीज़ है, इट इज़ वेरी फेटल। इट इज़ बेसिकली ये माइकोसीट्स करके फंगस होता है, उससे होती है। बेसिकली इट इज़ अ फंगल डिसऑर्डर, फंगल डिजीज। ये कहाँ पाई जाती है? लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्सीजन थेरेपी जिसने लिया है जी, लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी, इट इज़ बेसिकली पोस्ट कोविड डिसऑर्डर। कोविड पेशेंट्स ठीक होने के बाद ये होता है जिन्होंने लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी ली है, लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी ली है, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, मेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन लोगों में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो मैम, ये हो कैसे रहा है? हो ऐसे रहा है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग नेजल पाइप डालते हैं ऑक्सीजन का, तो वो वेट होता है। बहुत दिनों तक अगर हम रख रहे हैं, ट्यूबिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वो वेट हो जाता है। वेट होने के बाद उसमें नमी आ जाती है पानी में, और उसमें एक फंगस डेवलप होता है, एस्परजिलोसिस। वो कन्वर्ट होता है म्यूकोरमाइकोसिस में, एक फंगस डेवलप होता है, और वो उसकी जो स्प्रेड है वो इतना फास्ट होता है कि फर्स्ट वो साइनसेस को अफेक्ट करता है नेजल, उसके बाद वो सीधा आई में जाता है। तो टू स्टॉप दिस हमको पहले ओरल स्क्रीनिंग करना है, और ऑन डिस्चार्ज जो नोट्स है, ऑन डिस्चार्ज बहुत पर्टिकुलर नोट्स उनको देने हैं पेशेंट्स को। मैम, अब ये जो कोरोना वायरस जिस हिसाब से फैला, पहले नंबर्स भी कम थे, उसके बाद मैम एकदम से एक ऐसी दूसरी लहर जो आई, उसमें बेड्स की प्रॉब्लम आई, उसमें वेंटिलेटर्स के इश्यूज आए, वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के इश्यूज आए। अब मैम, जब एक नई चीज़ निकल कर आती है, ब्लैक फंगस, तो जो लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आए हैं, ये तो मैम एक और थ्रेट हो गया उनके लिए। थ्रेट हो गया, लेकिन बहुत मायने में हम इसको कम कर सकते हैं। अर्ली अगर ये पकड़ में आ गई डिजीज, तो ये नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये लेट आती है, तो ये एग्रेसिव स्टेट में अगर आती है, तो उसका एक ही इलाज है, दैट इज सर्जिकल डिब्राइटमेंट एंड क्योराटेज। अच्छा, हाँ मैम, ये थोड़ी साधारण भाषा में समझाएं। सर्जरी करनी होती है, और उस एरिया को पूरा स्कूप आउट करके निकालना होता है। जैसे अगर कहीं फंगस हुआ है, समझो नेजल कैविटी में हुआ है, तो हमको उसको पूरा निकालना है, उस फंगस को पूरा डिब्राइटमेंट करना है। अच्छा, उसके बाद में एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे रखते हैं, लेकिन एंटी फंगल जो है, इट इज़ हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। तो अभी एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में आफ्टर सर्जरीज, बट मैं आपको बताऊं कि एम्फोटेरिसिन बी भी शॉर्ट हो रहा है। उसके बदले की नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, तो उसके बदले एक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन आ रहा है, जिसको बोलते हैं एम्फीसिएटिन, वो यूज़ हो रहा है। बट इट इज़ नॉट प्रोफाइलैक्टिक, वो बिल्कुल प्रोफाइलैक्टिक नहीं है। इट इज़ जस्ट दे आर यूजिंग आफ्टर द सर्जरी। बाकी देर आर सर्टन थिंग्स विच हैज़ टू बी डन। अगर ये आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिखता है, तुरंत आप डेंटिस्ट को दिखाएं, बिकॉज इसमें मेजर रोल डेंटिस्ट का है। पहले वो आपकी ओरल कैविटी देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, दांत हिलता है, पेशेंट ऐसे ही नॉर्मल एक्सट्रैक्शन के लिए चला जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद अगर खून नहीं निकला, ड्राई सॉकेट है, दैट मीन्स इट इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा, हाँ,
तो ये जो सबसे मेन रोल है इट इज़ विद द डेंटिस्ट, उसके बाद आता है ENT, देन ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड अगर इफ इट रीचेस द ब्रेन देन न्यूरोलॉजिकल। मैम ऐसे पेशेंट जो घर पर ही ठीक हुए हैं, होम Yes. आइसोलेशन रहे हैं और घर पर ही ठीक हो गए हैं, Yes. क्या ऐसे पेशेंट्स को भी नहीं, उन पेशेंट्स में क्योंकि उनको स्टेरॉइड थेरेपी लॉन्ग टर्म नहीं दी गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में थोड़े चांसेस कम हैं। जी बट जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उस समय पे सेकेंड वेव में, उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, जो हमारा सर्वे है उस हिसाब से। हम्म तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि वो पूरे जो पेशेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट निकाल के उनको अवेयर करके उनके घर घर जाके चेक करना चाहिए, जो हमारी टीम है उसने, जी। ताकि अगर थोड़ा भी हमको कहीं मुंह में नेजल कैविटी में अगर थोड़ा भी स्पॉट दिखता है ब्लैक, तो वी कैन डेफिनेटली गो इट, छोटी मात्रा में वो कम हो जाएगा, बड़ा स्प्रेड नहीं होगा। मैम ऐसे भी पेशेंट्स थे जो कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए, Yes. मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो वेंटिलेटर उनको Yes. हो, बट उनको रेस्पिरेटरी उनको मिला है बाहर से यस। ऑक्सीजन। जी। हाँ, दूसरा क्या हुआ ना सर, हम्म, कोविड से ठीक होके आ गए 14-15 डेज बाद, मैं जी। देख रही हूँ 15 डेज बाद पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। जी तो वो जो बाहर घूमना एक है उनका, और वैसे ही वो ऑक्सीजन थेरेपी पे थे, स्टेरॉइड थेरेपी पे थे, तो वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर रही है। जी तो जब हम ऑन डिस्चार्ज जब नोट्स लिखते हैं तभी हमको लिखना है कि 15 डेज बाद पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के लिए कहाँ रेफ़र करना है या जनरल स्क्रीनिंग के लिए कहाँ रेफ़र करना है। इसका प्रस्ताव कल हमने मेयर को भी दिया था कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके बाद 15-20 डेज बाद पेशेंट वापस एक बार रिव्यू करे, या उसको एक प्रॉपर सेंटर पता हो कि हमको इस डिजीज़ के लिए इस सेंटर पे चेकअप के लिए जाना है। वहाँ पे हमने कोशिश की कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट्स अवेलेबल रहे जो ओरल स्क्रीनिंग पूरी करेंगे। ओरल स्क्रीनिंग करेंगे, अगर ओरल में हमको कुछ उन पेशेंट्स में दिखता है तो डेफिनेटली विल रेफर इट टू सम हॉस्पिटल, जो हम अभी एक म्यूकोरमाइकोसिस के लिए स्पेशल बनाने की तैयारी में है। मैम डॉक्टर VK उपाध्याय देख रहे हैं इस वक्त, आपको गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग। डॉक्टर VK उपाध्याय से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो कोई सवाल यहाँ पर पूछें जो उनके हिसाब से ज़रूरी है लोगों तक सवाल का जवाब पहुँचाना, अगर सर भी कुछ पूछ लें तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। मैम अब अर्ली डिटेक्शन की जो बात आती है, मैम क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसके बाद तुरंत में लोगों ने सचेत होकर तुरंत में जाकर चेकअप कराना चाहिए? या तो दांत में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दांत में कहीं एक जगह कोई स्पॉट दिखता है ब्लैक, मोबिलिटी आती है, जो साइनसेस है वहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, रेडनेस होता है, एग्रेसिव स्टेज में फेशियल स्वेलिंग आती है पूरे फेस पे, सबसे ज़्यादा इंफ्राऑर्बिटल मतलब कि आंखों के नीचे आती है, टॉसिस, रेस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट्स, प्रोप्टोसिस, ये सारे उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मैम एक मैं न्यूज़ में देख रहा था कि गले के नीचे अगर लाल लाल हो जाए तो वो भी एक तरह का सिम्टम है? हाँ वो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अभी मैक्सिला में पाया जा रहा है, मतलब कि ऊपर के जॉज में। अच्छा। हाँ, इस वेव में हमको ये देखने मिला है कि मैक्सिमम पेशेंट्स आर सफरिंग विद द अपर जॉज, मैक्सिला। अपर जॉ में दर्द होना शुरू हो जाता है? अपर जॉ में नहीं, पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है, फिर वो साइनस का भी पेन हो सकता है, दांत का भी होता है, एंड दैट उसका जो स्प्रेड है वो इतना फास्ट है कि अगर आज या कल हमको रेडनेस साइनसेस में दिखा तो थर्ड डे डेफिनेटली इट विल रीच टू द इंफ्राऑर्बिटल टिश्यूज। ओके। या तो मतलब ऑक्सीजन से निकले और वेंटिलेटर पे पहुंचे? नॉट एग्जैक्टली, बट यस, अगर हमने उसका पूरा अवेयरनेस लिया। द मेजर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज, आप कोविड ट्रीटमेंट से जब आते हैं तो सबसे पहले अपना टूथब्रश डिस्कार्ड कीजिए। अच्छा, नया टूथब्रश? यस, ऑफ कोर्स पेशेंट्स शुड यूज अ न्यू टूथब्रश। कहीं भी आपको पेन या स्वेलिंग आती है, इमीडिएटली गो फॉर ओरल स्क्रीनिंग। क्या हो रहा है, ओरल स्क्रीनिंग जो एक चीज़ है वो छूट जा रही है जी। तो बेसिकली इट हैज़ टू बी डन टू पोस्ट कोविड पेशेंट्स। कल हमने यही प्रस्ताव रखा कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हुए हैं जो हॉस्पिटल्स में हुए हैं, दे शुड एक्चुअली रेफर देम टू डेंटिस्ट आफ्टर 15 डेज और टू ANT सर्जन। क्योंकि मैम ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही भी है कि जो लोग हॉस्पिटल से आए ठीक होकर या कोविड के सेंटर से भी जो लोग आए, उन्होंने 14 दिन के बाद 3 दिन घर पर और आराम किया और 17वें 18वें दिन वो वॉक करने निकल गए, साइकिलिंग करने निकल गए, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स में आ गए। हवा से और उन चीज़ों में नमी आई, थोड़ा सा मॉइस्ट हुआ तो इट रिजल्टेड इनटू अ मॉइस्ट फंगस व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लैक फंगस।
तो मैम कोविड पेशेंट्स ने यस यू नो मैं ये ब्लैक फंगस से रिलेटेड नहीं बट कोविड पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए क्या हिदायत है, क्या सजेशन है कि 14 दिन के बाद भले वो होम आइसोलेशन में हो, भले वो हॉस्पिटल में हो, वो कहीं पे भी हो, सी जो उन्होंने क्या करना चाहिए? बाकी जो कंट्रीज है उसमें तो 14+3 मतलब 17 डेज का आइसोलेशन किया हुआ है जी हमारे यहाँ 14 डेज का है जी 14 डेज बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया है 7 to 10 डेज वो लोग मेडिसिन लेते हैं पूरा फैबी फ्लू स्टेरॉइड्स एंड ऑल उसके बाद 14 डे उनको ऐसा लगता है हमारा कोविड खत्म हो गया 15 डे से दे यूज टू वॉक ऐसे भी पेशेंट्स देखे मैंने जो तुरंत 14-15 डे बाहर निकल गए मेरी एडवाइस यही रहेगी वेट फॉर 25 डेज आफ्टर दैट यू कम आउट ओके 25 दिन कम से कम इम्यूनिटी बहुत लो होती है एंड इट बेसिकली इट अफेक्ट्स द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है इसकी तादाद ज़्यादा हमें मिलती है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें मैम डॉक्टर वी के उपाध्याय कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स विद डायबिटीज एंड ऑन स्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन थेरेपी शुड गो फॉर अ ओरल स्क्रीनिंग बिकॉज दे आर मोर प्रोन। यस यस डेफिनेट वही मैंने बताया कि दे शुड एक्चुअली गो फॉर ओरल स्क्रीनिंग्स। मैम लेकिन यहाँ पर डायबिटीज़, थायराइड, प्रेगनेंसी, ये जहाँ पर अभी यू नो वैक्सीनेशन को लेकर भी इन सभी लोगों के लिए एक हर्डल था, यू नो इनको वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब क्लैरिटी आ रही है कि ये भी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन मैम इनके लिए इनको जब कोविड होता है और ये जब कोविड से बाहर निकलते हैं तो इनके लिए इनकी बॉडी के लिए एक डबल चैलेंज होता है, रिकवरी एक डबल चैलेंज होता है। उसमें मैम ये ब्लैक फंगस का आना मैम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसीलिए यही बोल रहे हैं कि कोविड को ही अर्ली डिटेक्ट करिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे ना जा सके आप, लॉन्ग टर्म आपको ऑक्सीजन थेरेपी ना लेना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आए कि आप वेंटिलेशन पे जाए, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे बहुत दिनों तक, क्योंकि वो ट्यूबिंग्स बहुत दिन तक रहती है हमारे इसमें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि अर्ली डिटेक्शन इज़ मस्ट। मैम अर्ली डिटेक्शन क्या ये चीज़ आप मैंडेटरी बोल रही हैं कि जो लोग कोविड? मैंडेटरीली, बिकॉज यू हैव सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद। अगर आप अर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपने अर्ली मेडिसिन नहीं स्टार्ट करी, 7-8 डेज आपने ऐसे ही निकाल लिए, उसके बाद बहुत से पेशेंट्स जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं डेफिनेटली दे लैंड अप इनटू हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में फिर उनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन लगता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लगता है, ये सारी चीज़ें निपटने के बस 15-20 डेज बाद ही कुछ पेशेंट्स में हमने म्यूकोरमाइकोसिस देखा है। तो ये सारी चीज़ों को डिले करना है, अगर आपको नहीं लानी है ये सब चीज़ें तो अर्ली कोविड डिटेक्शन इज मस्ट। एंड व्हाट अबाउट ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस में भी अर्ली डिटेक्शन इज मस्ट। अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी दांतों में पेन हो रहा है, गो फॉर स्क्रीनिंग। ऐसा नहीं कि अरे दांत में ही तो पेन है, ऐसे ही हो जाता है, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स खा ली, नो, दांत में भी पेन हो रहा है ऐसे पेशेंट्स को तो गो फॉर स्क्रीनिंग, आपको स्क्रीनिंग करना है। अब मैम क्या हुआ है कि पिछले 2 महीने से, एक पूरा साल तो मैम घर में गुजर गया, अब पिछले 3 महीने से भी लोग घरों में हैं जी। ऐसे लोग और मैम पिछले साल एक और स्टडी निकल कर आई थी कि जो लोग पहले यू नो बीमारियों के लिए, जिनको बहुत जल्दी बुखार हो जाता था, सर्दी खांसी हो जाती थी, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते थे, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागते थे। मैम वो पूरा साल वो घर में रहे, परिवार के साथ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, डॉक्टर्स के पास वो गए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको। अब मैम ये 3 महीने भी लोग घरों में रहे, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको तकलीफ नहीं भी है लेकिन उनको कुछ ना कुछ तकलीफ उभर कर आ रही है सडनली, जिसमें से मैम एक दांतों का ओरल जो ओरल क्लीनिंग है या डेंटल केयर है वो निकल कर आ रहा है। अब ऐसे लोग जिनको कोविड 6 महीने पहले हो गया, अगर उनको 6 महीने के बाद सडनली दांतों में तकलीफ हो रही है क्योंकि वो पान खाते हैं, तो उनको मैम उनके लिए क्या? जो पान खाते हैं, मैं तो यही बोलूँगी इस पीरियड में भी पान, खर्रा, ये सब बंद कर दीजिए जी, बिकॉज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इस दूसरा एक विषय है जो चिंता का है। तो इसके लिए अगर 6 मंथ्स बाद भी आपको पेन होता है, नॉट नेसेसरी कि म्यूकोरमाइकोसिस ही होगा, लेकिन एक बार आप ओरल स्क्रीनिंग कराइए आफ्टर कोविड। अच्छा, ये मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी, इट मे बी म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे नहीं रहे हो, आप लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे नहीं रहे हो, तो चांसेस वैसे ही बहुत लो है। बट टू बी ऑन द सेवर साइड, गो फॉर ओरल स्क्रीनिंग।
मैम एक दूसरा क्या जी, हुआ है ना, पेशेंट्स ऑलरेडी जो वेंटिलेटर्स पे थे या जो स्टेरॉइड थेरेपी पे थे, वो लोग इतने थक चुके हैं हॉस्पिटलाइजेशन से कि कोविड से आने के बाद वो कोई और डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, मे बी ड्यू टू द हाइकिंग बिल्स और या जो भी। बट फॉर देम मैंने ऐसा सोचा है कि फॉर देम वी शुड एक्चुअली मेक इट, एनएमसी की तरफ से या किसी भी हमारे प्रशासन की तरफ से, दैट इट शुड बी, दैट स्क्रीनिंग शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी वैक्सीन लेने आते हैं, मे इट बी फर्स्ट डोज, मे इट बी सेकेंड डोज, तो आप वहाँ पे एक उनका ओरल स्क्रीनिंग मस्ट कर लीजिए। फर्स्ट ओरल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद दे विल बी वैक्सीनेटेड। ये एक सिर्फ कोशिश है। जी जी मैम, एक बात हम कर लेते हैं मैम, प्रशासन की जो जिस किस्म की व्यवस्थाएं की गई हैं मैम, कोविड के दौरान जो हमको देखने को मिला, पिछला पूरा साल बंद था और एक ही बात प्रशासन और सरकार की तरफ से आ रही थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप मास्क लगाइए और आप हाथों को धोइए या सैनिटाइजेशन कीजिए। मैम ये तीन के अलावा प्लाज्मा को लेकर, कोविड के और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस को लेकर, डाइट को लेकर मैम कभी कोई अवेयरनेस नहीं थी। अब मैम क्योंकि ब्लैक फंगस एक और एक नया थ्रेट उभर कर आ रहा है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मैम हमारा प्रशासन एज अ डॉक्टर आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या दे हैव एक्चुअली फेल्ड नॉट जस्ट बाय नॉट हेल्पिंग अस विद बेड्स, इंजेक्शंस एंड वेंटिलेटर्स, बट ऑल्सो विद एजुकेशन? No, I will say they have tried their best. हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ सिटीज़न। हमने भी बहुत जगह दिसंबर के महीने में मैंने देखा पीपल वर इन मैरिजेस जहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं एंड दे वर विदाउट मास्क। So some or the other way, even the citizens are responsible. We cannot every time blame the government for this. तो they are trying their best to get the injections, to get the bed, to get the oxygen. हमारे यहाँ पे भी देखिए हमने आज कंप्लेंट करी है, नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे ऑक्सीजन आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। इंजेक्शंस भी कलेक्टर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट जहाँ होने चाहिए वहाँ हुए हैं। बट येस इट इज़, वो दोनों पार्ट में डिपेंड करता है, वो उनके भी पार्ट में और हमारे भी पार्ट में कि हम भी कितने रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ों के, उन चीज़ों के लिए। मैम ब्लैक मार्केटिंग जो हुई बेड्स को लेकर, इंजेक्शंस को लेकर, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग और उसकी तरफ मैंने कुछ बोला था प्रशासन को कि उन्होंने बिल्कुल उसका एक्शन लिया है। मैम डॉक्टर वीके उपाध्याय का आया कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एम्फोटेरिसिन बी एंड अदर ड्रग्स लाइक एम्फोटेरिसिन बी तो सर अभी अवेलेबल ही नहीं है। अभी अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल भी अगर है तो शायद प्लेन अवेलेबल है। एंड उसका ब्लैक मार्केटिंग आई डोंट थिंक सो होगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन फॉर ब्लैक फंगस। दे आर यूजिंग इट आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जिकल डिब्राइटमेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोफाइलैक्टिकली आप उसको हाफिजडली यूज़ करना है, नो। नहीं मैम, उन्होंने 2-3 दवाइयों के नाम और लिखे हैं ड्रग्स के, वो पोज़ाकोनाज़ोल वगैरह लिखा होगा, इट इज़ एन अल्टरनेटिव। बट एंटी फंगल्स बेसिकली अगर आप मुझे पूछेंगे तो एंटी फंगल स्टार्ट करना है मींस यू हैव टू फेस द टॉक्सिसिटीज। जी, उसके बहुत मेजर टॉक्सिसिटी रहते हैं एंटी फंगल्स के। तो अगर अर्ली स्टेज में है तो वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट विद एंटीबायोटिक्स एंड ये सब, माइल्ड डोज ऑफ एंटी फंगल्स, बट एग्रेसिव डोज ऑफ एंटी फंगल्स आर डेफिनेटली हार्मफुल। डॉक्टर विपिन किशोर उपाध्याय से निवेदन है, इतने बड़े बड़े दवाइयों के नाम न लिखें, एंकर को परेशानी होती है, एंकर एमबीबीएस करना चाहता था नहीं कर पाया। ठीक है मैम, ये मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। मैम ब्लैक फंगस, ये फिर से मैं आपसे वही चीज़ पूछ रहा हूँ, ब्लैक फंगस इज अगेन अ थ्रेट विच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, जिस तरह से लोगों ने कोविड के नंबर्स को कम किया है। मैम जितने कोविड पेशेंट्स हैं जो क्वारंटाइन में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो कोविड केयर सेंटर्स में हैं, जो वहाँ से निकल कर आ चुके हैं, जिनको पिछले 1-1.5-2 महीने में कोविड ठीक हुआ है, व्हाट डू यू सजेस्ट देम? आई जस्ट सजेस्ट देम, दिस इज़ द मेन टाइम। ये एक टाइम है कि आप अवेयर हो जाइए। अगर आपने कोई स्टेरॉइड्स लिया है, ऑक्सीजन पे रहे हैं या थोड़ा भी आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है आप, तो आप अभी से अवेयर हो जाइए एंड गो फॉर योर चेकअप्स। एक बार आप स्क्रीनिंग कर लीजिए पूरी। अगर कहीं कुछ लगता है, यूज़ स्टीम, यूज़ वार्म नेज़ल सलाइंस, और हॉस्पिटल्स में भी जो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स में जो लग रहा है
वाटर, इट शुड बी लाइक डिस्टिल्ड वाटर, इट शुड नॉट बी अ टैप वाटर और ये सब। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। मैम क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए? प्रोटीन रिच डाइट खाइए, प्रोटीन रिच जितना रहेगा इट इज़ गुड। एंड मैम एक और चीज़ है, लोगों ने हल्दी का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है खाने में भी और पीने में भी। लोग आजकल हल्दी का गर्म पानी के साथ हल्दी पी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि उससे इम्यूनिटी। कोई भी चीज़ की एक्सेसिव में मात्रा हार्मफुल होती है। जी। हल्दी आई से इट इज़ गुड हीलर, बट एक्सेस क्वांटिटी में हमको नहीं यूज़ करना है। इट शुड बी माइनर क्वांटिटीज, जितना कि बॉडी टॉलरेट कर पाए, ना तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। इम्यूनिटी फूड आइटम्स क्या है मैम? इम्यूनिटी में आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, खजूर लीजिए, डेट्स और सोया मिल्क, सोया प्रोटीन्स, ये सब लीजिए, स्प्राउट्स। ओके मैम, क्या महसूस कर पा रही हैं आप कि जिस तरह से अभी पिछले 3 दिनों से नागपुर एक 1300-1400 का नंबर मेंटेन कर पा रहा है, क्या मैम उससे नंबर कम जाएगा? और ये जो थर्ड लहर है इसके ऊपर में आपका क्या सोचना है? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। डिक्लाइन तो हो रहे हैं केसेस, हम अभी कोविड की जंग पूरी तरह नहीं जीत पाए, स्टिल वी हैव टू बी अवेयर। क्या होता है, एक बार ग्राफ कम हो गया या ग्राफ पूरा नीचे आ गया, उसके बाद हमारी भी लापरवाही स्टार्ट हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए। वी शुड कोऑपरेट द गवर्नमेंट इन दिस। हमको भी एक अवेयरनेस रखना चाहिए। पेशेंट्स और डिक्लाइन होंगे, बट नाउ वी हैव टू फाइट विद द अनदर थिंग विच इज़ म्यूकोर की जंग अभी हमारी लड़नी बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो पैंडेमिक है वो ख़त्म हो गया। इट इज़ इन सम और अदर फॉर्म, इट इज़ स्टिल ऑन। तो वो सब चीज़ों की हमें तैयारी रखनी है। क्या मैम ब्लैक फंगस इज द थर्ड वेव? No, it is not at all a third wave. थर्ड वेव आएगी भी या नहीं आएगी, वी नेवर नो राइट नाउ। लेकिन अगर आती है तो कह रहे हैं कि वो बच्चों को ज़्यादा हार्म करेगी। बट जो सिटी है, कल बहुत सारे पीडियाट्रिशियन से डिस्कशंस हुए, दे आर रेडी विद ऑल द सेटअप फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ओके, तो बच्चों के लिए डॉक्टर्स तैयार हैं। यस, बस अब परिवारों को बच के रहना है। यस, डॉक्टर्स पूरी लाइन पे हैं। सारे पीडियाट्रिशियंस के पास सब कुछ अवेलेबल है एट प्रेजेंट। और जो तैयारियां उनको करनी थी उन्होंने प्रशासन के सामने कल रखी। बट आई थिंक दे आर रेडी विथ ऑल द सेटअप्स। बस हमको ये देखना है कि हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है। यू नेवर नो कि बच्चों को ही होगा, ऐसा नहीं है। बट येस, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मैम जब ये कहते हैं ना कोई कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लगता है फिर भी एक एग्ज़ाम देना बाकी है। तो सी, दिस इज़ अ पैंडेमिक, ये इतने जल्दी नहीं जाता है, इतने जल्दी ये नहीं जाता है। एंड इट इज़ टू साइडेड। लाइक हमें भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको लेना है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट ले रही है। आई जस्ट से गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन से क्या होगा, एक वैक्सीनेशन होगा आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेकेंड वैक्सीनेशन होगा इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी सेकेंड वेव में जितने भी केसेस देखे गए हैं, जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे उनकी सिवियरिटी वॉज मच लेस देन दोज हु वर नॉट वैक्सीनेटेड। सो प्रमोट वैक्सीनेशन एंड गेट योर वैक्सीनेशंस डन। This is all I have to say. बट मैम दुख की बात यह है कि वैक्सीनेशन अभी शॉर्टेज है, बट डेफिनेटली इन नियर सम डेज हमारे पास भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो बस वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी पूरी कर लें। यस। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने ब्लैक फंगस के बारे में हमको इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचे, लोग अपना ओरल चेकअप कराना शुरू कर दे। एंड मैम दे कैन गो टू एनी डेंटिस्ट ना? Any dentist. Okay, so they can go to any dentist and they can have their checkup done. And उम्मीद ये है कि मैम ब्लैक फंगस ज़्यादा ना बढ़े, ऐसे ही ज़िंदगी काफ़ी ब्लैक हो चुकी है और ब्लैक ना हो। राइट, एग्जैक्टली। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, आज राज की बात में डॉक्टर हर्षा चंगानी एक बात जो हम तक पहुंचाना चाहती थी, जो शायद हमको और भी लोगों तक पहुंचा देना चाहिए, वो है ब्लैक फंगस के बारे में। अब उसका जो मेडिकल टर्म है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना। ब्लैक फंगस इज़ गुड फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस, बट देन इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी, है ना? क्योंकि अभी अभी हम कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल से घर लौटे हैं और उनके मन में ये बात आ रही है, उनके परिवार के मन में ये बात आ रही है कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अगर उनको कोई तकलीफ़ हो या ना हो, उनका ओरल चेकअप आप प्लीज़ करवा लीजिए। जितने भी लोग क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में थे, कोविड केयर में थे, या फिर किसी होटल में थे या फिर किसी हॉस्पिटल में थे, अगर उनको कोविड हुआ है तो उन्होंने अपना डेंटल केयर, डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये ब्लैक फंगस सिर्फ
मुंह के अंदर नहीं रहेगा, ये ज़िंदगी में भी घुस जाएगा। तो इसके पहले ये ज़िंदगी में घुसे, हमें इसको बाहर कर देना है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। और वैसे भी हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम अपने आप को प्रिकॉशन लेवल पर लेके चलें। जिस तरह से हम घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो भी एक प्रिकॉशन ही है ना। वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है अगले कुछ दिनों में। आप अपने आप को तैयार रखिएगा वैक्सीनेशन के लिए, अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा और वैक्सीन कोई भी मिले ज़रूर लगवाइएगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लाइफ में पॉजिटिव बने, कोविड पॉजिटिव ना बने और ज़िंदा रहें। जय हिंद।